नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र अवस्थी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। दोस्तों, आज अपन चालू कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार इसमें से क्वेश्चन आते हैं और जब आते हैं तो कई घूम के क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन भी आते हैं, पर हल्का सा भी इसके अंदर टर्न किया जाता है तो क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा टफ पड़ जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को आराम से देखें, धीरे धीरे तसल्ली से इसको समझें अपन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे राजस्थान की जलवायु हो चाहे भारत की जलवायु हो। तो अभी अपन इसके अंदर चालू कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु। अब देखो, जलवायु के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो पहले अगर अपन एक चीज देखें तो दो चीज आती हैं। एक तो आता है मौसम, ठीक है, एक तो आता है मौसम और एक आता है जलवायु। मौसम है अल्पकालिक और जलवायु है दीर्घकालिक। अब मौसम किसी स्थान की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी स्थान की तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब संबंधी अल्पकालीन स्थिति को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी स्थान की तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब की अल्पकालिक स्थिति को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। जैसे अभी तूफान आ गया, बरसात आ गई, बरसात आने के बाद आसमान खुल गया एक तरीके से, तो क्या हर एक चीज़ में परिवर्तन आ गया, तापमान में परिवर्तन आ गया, आर्द्रता में परिवर्तन आ गया, तो उसको अपन क्या कहते हैं? मौसम। और इसी प्रकार की तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा, इनकी दीर्घकालीन स्थितियों को हम क्या कह देते हैं? जलवायु कह देते हैं। तो जैसे पर्टिकुलर हम किसी जलवायु की बात करते हैं, विषुवत रेखीय जलवायु। विषुवत रेखीय जलवायु की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर अत्यधिक गर्मी होगी, तापमान अधिक होगा और वर्षा अधिक होगी। तो इसलिए क्या उसकी क्या, और यही उसके लंबे समय तक उसके अंदर ये स्थिति रहेगी, इसलिए उसको अपन क्या कहते हैं? एक पर्टिकुलर उस क्षेत्र की जलवायु से संबंधित करते हैं। जैसे विषुवत रेखीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग जलवायु होती है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखें तो ये तो मौसम और जलवायु के संदर्भ में था। अब यहाँ अपन एक चीज़ देखें कि राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो पहले राजस्थान किस में आता है? भारत में आता है, तो अपन भारत की भी बात कर लेते हैं। देखिए, ओवरऑल भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और या हम अकेले मानसून भी नहीं कह सकते, उष्ण कटिबंधीय मानसून। तो कैसे जलवायु? क्यों? क्योंकि उष्ण कटिबंधीय गर्म है और मानसून इसलिए है कि मानसून का मतलब होता है एक पर्टिकुलर विशेष इस क्षेत्र, विशेष समय में जो वायुदाब, तापमान स्थिति में परिवर्तन होता है, उसको अपन मानसून के संदर्भ में रिप्रेजेंट करते हैं, मानसून के संदर्भ में हम बताते हैं। अब यहाँ अपन एक चीज देखेंगे कि मानसून है क्या, कौन सा, कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो देखें, पहले भारत एवं राजस्थान की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब यहां अपन देखें मानसून, मानसून अरबी किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। अर्थ, अब मानसून अरबी भाषा के मौसम किससे बना है? मौसम से बना है, जिसका अर्थ है हवाओं की दिशा में परिवर्तन। हवाओं की दिशा में परिवर्तन, यह हम मानसून के संदर्भ में बात करते हैं। अब यहाँ अगर अपन देखें कि हवाओं की दिशा में परिवर्तन कैसे, तो हम देखते हैं कि मानसूनी जलवायु की स्थिति क्या है कि 6 महीने हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर और 6 महीने हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। तो 2 बार हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो गया, या हम कह सकते हैं ऋतुओं की दिशा में या ऋतुओं की स्थिति में परिवर्तन। ऋतुओं की स्थिति के अंदर कि जब हम देखेंगे कि या राजस्थान पूरे, अगर अपन भारत की बात करें तो 2 बड़ी बड़ी ऋतुएं होती हैं। एक तो क्या है? ग्रीष्म और एक
शीत ऋतु होती है। तो इसी के संदर्भ में हम देखते हैं कि मानसून की भी हम चर्चा करेंगे तो क्या होगा, ग्रीष्मकालीन मानसून अर्थात दक्षिण पश्चिमी मानसून, और शीतकालीन मानसून अर्थात उत्तर पूर्वी मानसून, लौटता हुआ मानसून। ठीक है, तो ये हम इसकी बात करते हैं। तो ये पर्टिकुलर आपके शब्द की मैंने चर्चा की। आगे बढ़ते हैं अब आपन देखें, देखिए मानसून की खोज किसने की थी, हिप्पोलस यूनानी ने की थी। भारतीय जो मानसून बताया है वो किसने बताया है, अल मसूदी ने। किसने बताया है, अल मसूदी ने। तो ओवरऑल मानसून की खोज हिप्पोलस यूनानी ने की है, और भारतीय मानसून की बात करें तो किसने बताई है, अल मसूदी ने इसकी चर्चा की है। अब अपन यहाँ आगे देखते हैं कि मानसून का अर्थ हो गया ऋतुवत दिशाओं, ऋतु में परिवर्तन या हवाओं की दिशा में परिवर्तन। यहाँ अगर अपन देखें राजस्थान की जलवायु की बात कर रहे हैं तो देखो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। पहला अगर अपन बात करें तो पहला कारक है राजस्थान की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति। पहला, अब देखें राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12, या फिर हम ये ऐसे कह सकते हैं, इसको थोड़ा दिखने में ऐसा और लगेगा, तो 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो हम यहां एक चीज देखें तो अक्षांशीय दृष्टि की अगर अपन बात करें तो 2303 से 30 डिग्री 12, अब 2303 से 30 डिग्री 12 है, तो इस क्षेत्र के अंदर कैसी जलवायु मिलेगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलेगी। लेकिन हम देखते हैं कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। किससे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। तो यहाँ अगर अपन कहते हैं, और कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। तो कर्क रेखा जब राजस्थान के बांसवाड़ा और नीचे बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है तो कर्क रेखा के जो जिले हैं यहाँ पर कैसे जलवायु मिलेगी, उष्ण कटिबंधीय। और शेष जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे अपन अक्षांशों की तरफ से ऊपर बढ़ते जाएंगे क्या हो जाएगी, गर्मी कम होने चालू हो जाएगी और सूर्य की किरणें तिरछी होने चालू हो जाएंगी। इसीलिए हम देखते हैं कि 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है सॉरी, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, तो यहाँ अगर अपन देखें तो इस समय यहाँ पर दिन की अवधि भी ज़्यादा होगी और सूर्य का ताप भी ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे अपन अक्षांश की तरफ बढ़ेंगे, उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, सूरज की किरणें तिरछी होती जाएंगी और क्या होगा, उनके अंदर तापमान की जो घनत्वता है, डेंसिटी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय अर्थात राजस्थान के दक्षिणी हिस्से बांसवाड़ा डूंगरपुर में कैसी मिलेगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, और शेष भागों में, शेष ऊपर वाले भागों में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलेगी। तो ये अपन को एक चीज़ तो ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं अपन। अब यहां अपन देखें समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से समुद्र तल से दूरी। अब यहां अपन देखें, देखिए समुद्र तल की अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर सबसे जो निकटतम समुद्री भाग है वो है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी, और ये है 225 किलोमीटर, 225 किलोमीटर है। तो 225 किलोमीटर के संदर्भ में अगर अपन देखें तो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 225 किलोमीटर है। तो सबसे निकटतम समुद्री भाग ये है, उसके बाद खंबात की खाड़ी, उसके बाद क्या है, अरब सागर है। तो अब दूसरी बात अब यहाँ देखें कि जो स्थान समुद्र ज़्यादा नज़दीक, जितना ज़्यादा नज़दीक होगा वहाँ क्या मिलेगी, आर्द्र जलवायु, और जो स्थान समुद्र से जितना ज़्यादा दूर होगा वहाँ क्या मिलेगी, शुष्क जलवायु मिलेगी। अब यहाँ अगर अपन देखें तो देखें राजस्थान
और पश्चिम बंगाल दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, दोनों एक ही अक्षांश पर हम देखें कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो जलवायु है कैसी है, आर्द्र, क्योंकि वो क्या है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर स्थित है। तो वहाँ हम कह सकते हैं कि वहाँ जो जलवायु है वो कैसी है, आर्द्र, और जबकि राजस्थान की जलवायु कैसी है, शुष्क जलवायु है, महाद्वीपीय जलवायु है उसके संदर्भ में। नेक्स्ट, अब यहाँ अपन देखें, इसके बाद तीसरा कारक आता है अरावली। अरावली की स्थिति, अरावली की स्थिति की अगर अपन बात करें तो देखें, जो अरावली का विस्तार कहाँ है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से अरावली का विस्तार कहाँ है, उत्तर पूर्व की ओर। यही मानसून की स्थिति है, जो अरब सागर से बेसिकली मानसून आ रहा है, चाहे बंगाल की खाड़ी से। पर अपन देखते हैं अरब सागरी जो मानसून है, जिसको अपन ग्रीष्मकालीन मानसून कह रहे हैं, वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व आता है। अब जैसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जाएगा तो आप देखिए मानसूनी हवाएं अरावली के जस्ट समांतर जा रही हैं, अरावली के समानांतर जा रही हैं। इस कारण से आप देखेंगे कि अरावली मानसूनी हवाओं को रोकने में क्या है, असमर्थ है। तो मानसूनी हवाओं को रोकने में असमर्थ है, इसलिए अरब सागर की शाखा इसके जस्ट समानांतर निकल जाती है। और यही कारण है कि दिल्ली में भी ज़्यादा वर्षा इसलिए नहीं हो पाती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी यही मानसून जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये क्या है, उसको भी क्रॉस करते कि दिल्ली में भी क्या है, कोई ऊंची पहाड़ी नहीं है। तो हम देखें कि बेसिकली अगर अपन देखें तो राजस्थान के अंदर जो अरावली की दिशा है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के समानांतर है, इसको रोकने में खास तौर से अरब सागर की शाखा को, इसलिए ये शाखा यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती। उसके बाद फिर अपन देखें, लेकिन बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है, अब लेकिन राजस्थान का उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, ये मरुस्थल प्रदेश इसीलिए है कि जो इस शाखा से आ रहा है मानसून, अरब सागर की शाखा से मानसून आ रहा है, वो अरावली के समांतर है, इसलिए पश्चिमी क्षेत्र को क्या मिलती है, वर्षा नहीं मिलती, शुष्क जलवायु मिलती है। अब आ जाते हैं अपन अरावली का पूर्वी हिस्सा देख लेते हैं, मैदानी भाग, और दक्षिण पूर्वी हिस्सा देख लेते हैं, पठारी भाग। अब देखिए, जो अपन देखें बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आ रहा है, अर्थात पूर्व की तरफ से आ रहा है, तो इसको अपन कहते हैं पूर्वैया हवाएं, इसको क्या लेके आती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा का मानसून लेके आती हैं। अब देखिए ये अरावली इनके क्या है, लंबवत है, इस पूर्वैया हवाओं के या बंगाल की खाड़ी के साथ जो मानसून आ रहा है उसके समानांतर ना होकर क्या है, लंबवत है। अब लंबवत है तो इसलिए ये हवाएं क्या करेंगी, इसको रोक लेंगी, और रोकने के कारण क्या, अरावली क्या करेगी, इन हवाओं को रोक लेगी, जिससे क्या होगी, तेजी से जिससे अपन कहते हैं कि इस एरिया में वर्षा ज़्यादा होती है। इसीलिए दक्षिण पूर्वी पठारी भाग और पूर्वी मैदानी भागों में वर्षा के आपको जलवायु कैसे मिलेगी, आर्द्र, जबकि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में कैसी जलवायु मिलेगी, आपको शुष्क मिलेगी। तो अरावली की दिशा भी एक बहुत ज़्यादा क्या करती है, जलवायु की अपन देखें कि जलवायु की प्रकृति को निश्चित करती है। इसके अलावा भोराट का पठार, जब मैंने आपको भोराट के पठार के बारे में बताया था, तो जैसे अरावली क्या कर रही है, जलवायु को निर्धारित कर रही है, ऐसे भोराट का पठार भी कर रहा है, क्योंकि भोराट का पठार भी अरावली के जस्ट नीचे है, उदयपुर में क्या है, राजसमंद तक, कुंभलगढ़ से गोकुंदा से कुंभलगढ़ तक, तो ये भी क्या है, भोराट का पठार है। जैसे अरावली जल विभाजक का कार्य कर रही है राजस्थान के अंदर, कि इसके पश्चिम की जो नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं, और पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसी प्रकार ऊपर जो भोराट का पठार है वो भी जल विभाजक का कार्य करता है, क्योंकि जस्ट आप देख लो अरावली के समानांतर ही स्थित है, तो ये भी क्या करेगा, जल विभाजक का कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं अपन तीसरा, तो पहला तो अपन ने देख लिया समुद्र, दूसरा अपन ने देख लिया समुद्र, तो तीसरा देख लिया अपन ने अरावली की स्थिति। चौथा अगर अपन देखें आगे, चौथा अपन देखते हैं तो मिट्टी की प्रकृति। मिट्टी की प्रकृति अगर अपन देखें, देखिए मिट्टी की प्रकृति के संदर्भ में देखें, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ कैसी मिलेगी, मोटे कणों वाली मिट्टी मिलेगी। कैसी मिलेगी, मोटे कणों वाली मिट्टी मिलेगी,
जो दिन में तेजी से गर्म और रात्रि में तेजी से ठंडी हो जाती है। फलस्वरूप यहाँ पर क्या होता है, दैनिक तापांतर अर्थात दिन का उच्चतम और दिन का न्यूनतम जो तापांतर जो होता है उसका अंतर होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, दैनिक तापांतर कहते हैं। तो चूंकि जैसलमेर अपन जानते हैं सबसे बड़ा रेतीला क्षेत्र है, तो यहाँ पर मोटी रेत के कण मिलते हैं तो दिन में ज़्यादा जल्दी से गर्म और रात में तेज़ी से ठंडे होते हैं। जो दैनिक तापांतर है वो क्या होता है, ज़्यादा आ जाता है। दिन का उच्चतम और दिन का न्यूनतम जो अंतर तापमान आता है उसके अंदर अपन कितना कहते हैं कि वो सर्वाधिक आता है, वो कहाँ आएगा, जैसलमेर जिले के अंदर आएगा। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। इसके बाद फिर अगर अपन देखें, लेकिन जैसे अपन दक्षिण पूर्वी पठारी भाग देखें तो यहाँ पर कैसी मिलती है, काली कपासी मिट्टी, दोमट मिट्टी मिलती है, काप मिट्टी मिलती है, जो धीरे धीरे गर्म होती है और धीरे धीरे ठंडी होती है। तो ये हम देखें कि इसलिए यहाँ पर क्या है, शुष्क जलवायु, दैनिक तापांतर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, जैसलमेर के अंदर। और पूर्वी मैदानों में क्या है, ज़्यादातर पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठारी भागों में क्या मिलेगा, कम दैनिक तापांतर मिलेगा। आते हैं अपन पांचवा अपन देखें वनस्पति की प्रकृति। अब आप एक चीज़ देखें कि वनस्पति की जो प्रकृति होती है, वनस्पति क्या है, देखिए जहाँ अधिक वन होंगे वहाँ पर क्या मिलेगी, आर्द्र जलवायु मिलेगी, जहाँ वनस्पति कम होगी वहाँ शुष्क जलवायु मिलेगी। तो हम कह सकते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग और पूर्वी मैदानों में कैसी क्या है, वनस्पति अधिक है। और ज़्यादातर वनस्पति क्या है, पूर्वी मैदानी भागों की तुलना में भी दक्षिण पूर्वी पठारी भागों में वनस्पति अधिक है। तो यहाँ कैसी जलवायु मिलेगी, आर्द्र जलवायु। लेकिन पश्चिमी उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत क्या है, वनस्पति बहुत कम है। जैसलमेर का सम एक ऐसा स्थान है जहाँ वनस्पति न्यून है, बिल्कुल वनस्पति रहित क्षेत्र है। तो अपन देखते हैं क्यों, क्योंकि यह वन ही नहीं है, इस कारण की यहाँ की जलवायु कैसी होगी, शुष्क। अधिक वन, अधिक वर्षा, आर्द्र जलवायु, न्यून वन, न्यून वर्षा, शुष्क जलवायु। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद छठे नंबर पे देखें अपन राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में, तो छठे नंबर पे आता है समुद्र, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें अपन, अब समुद्र तल से ऊंचाई की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ अपन को ध्यान में रखना है। देखिए जो स्थान समुद्र तल से या सागर तल से जितना ज़्यादा ऊंचा होगा वहाँ कैसी मिलेगी, ठंडी जलवायु। और जो स्थान सागर तल से नीचे, मतलब सागर तल से नीचे होगा वहाँ क्या होगी, क्या कहते हैं, शुष्क जलवायु होगी। तो जैसा अगर समुद्र तल से जितनी ज़्यादा ऊंचाई है वो, और जो समुद्र तल से नीचे है या समुद्र तल के बराबर है, तो वहाँ क्या मिलेगी, गर्म जलवायु मिलेगी। तो अपन देखें, अब एक चीज़ देख लो आप कि राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ अपन तुलना करेंगे माउंट आबू और झालावाड़। ठीक है, माउंट आबू कहाँ है, सिरोही में। अब यहाँ अगर अपन देखें, देखिए प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या आती है, कमी आती है। सामान्य ताप पतन की दर है ये, क्या है ये, सामान्य ताप पतन की दर। सामान्य ताप पतन की दर क्या कहलाती है, क्या कहते हैं इसको, देखिए इसका सीधा सा है, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। अर्थात 165 मीटर की ऊंचाई पर, या मैं इसको कह दूं कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे भी लिख सकता हूं कि प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर कितना, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या आती है, कमी आती है। यहाँ मैंने 1000 मीटर ले लिए, अर्थात 1 किलोमीटर ले लिया। ठीक है, यहाँ मैंने क्या ले लिया, 165 मीटर लिया है। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी, ये भी सामान्य ताप पतन की दर है। या ये मैं कह दूं कि प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर, अर्थात 1 किलोमीटर, और उस पर कितने ताप पतन, उस पर कितना तापमान कम होगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होगा। तो ये भी क्या है, सामान्य ताप पतन की दर है। अब अपन माउंट आबू और झालावाड़ की तुलना कर रहे हैं। देखिए माउंट आबू और झालावाड़ की, माउंट आबू क्या है, ज़्यादा ऊंचा है 1200 मीटर, और झालावाड़ 410 मीटर के आसपास ऊंचा है। तो ज़्यादातर जो ज़्यादा ऊंचा होगा उसकी जलवायु उतनी आर्द्र होगी, इसकी जलवायु इसकी तुलना में कम आर्द्र होगी। तो झालावाड़ माउंट आबू की तुलना में कम आर्द्र वाला जिला है। और राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी सिरा है वहाँ तो ऊंचाई पर्वत ही नहीं है, तो उनकी ऊंचाई और भी कम है।
तो अपन देखते हैं 150, 200, 250 इस तरीके से उनकी ऊंचाई है, तो वहाँ क्या मिलेगी, ऊंचाई कम है, तो वहाँ आर्द्र मतलब वहाँ ऊंचाई कम है तो वहाँ क्या मिलेगी, गर्म मिलेगी जलवायु, शुष्क मिलेगी, ज़्यादा बहुत कम आर्द्र, जिसे अपन कहेंगे नहीं के बराबर। लेकिन अगर अपन माउंट आबू और झालावाड़ की तुलना करें तो माउंट आबू ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए माउंट आबू की जलवायु ज़्यादा ठंडी जलवायु होगी, किसकी तुलना में, झालावाड़ की तुलना में। क्लियर, तो ये आपको समझाने का था। तो ये अपना टॉपिक देखते हैं। तो ये बेसिक टॉपिक है जो राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखें, राजस्थान की ऋतु, राजस्थान की ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून, ठीक है। दूसरी बात करें वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर, और तीसरी शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी। इसको अपन एक थोड़ा सा और कर देते हैं। तो इसमें एक चीज़ आता है मानसून प्रत्यावर्तन, तो वो आता है अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है, एक्सक्यूज मी, अक्टूबर से दिसंबर। अब यहाँ अपन एक चीज़ देखें कि देखें ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून। अब ग्रीष्म ऋतु चालू करते हैं। देखिए मार्च से मध्य जून ग्रीष्म ऋतु चालू होती है। तो यहाँ अपन को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि देखिए ग्रीष्म ऋतु का जो कंसेप्ट है वो अपन देखें कि क्या है, 21 जून को सूरज कर्क रेखा पर चमकता है। क्या है, 21 जून को सूरज कर्क रेखा पर चमकता है। 21 जून को हम कहते हैं ग्रीष्म अयनांत या समर सॉलिस्टिक। अब ग्रीष्म अयनांत या समर सॉलिस्टिक की बात करते हैं। अब यहाँ पर 21 जून को जब सूरज कर्क रेखा पर चमकेगा तो क्या होगा, दिन की अवधि सबसे ज़्यादा होगी। दिन 12 घंटे की अवधि से भी ज़्यादा का होगा, अर्थात सूर्यास्त 7 या 8 बजे के आसपास होगा, ठीक है। तो दिन की अवधि 12 घंटे से अधिक हो गई। अब यहाँ अगर अपन देखें, अब 21 जून को अपन क्या कर्क संक्रांति बोलते हैं, ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं, समर सॉलिस्टिक बोलते हैं इसको। अब जैसे जैसे अगर अपन बढ़ेंगे तो क्या होगा, अब इस स्थिति के अंदर कई चीज़ें होती हैं। इस ग्रीष्म ऋतु के 3-4 लक्षण हैं जो अपन देखते हैं। अब देखें ग्रीष्म ऋतु की बात करें अपन या ग्रीष्मकाल, तो एक तो इसके अंदर होते हैं बबूलिया, ठीक है, और एक आती है आंधियां, ठीक है। अब यहाँ अगर अपन देखें कि ग्रीष्मकाल, तो ग्रीष्मकाल के संदर्भ में देखें तो देखो एक तो यहाँ आंधियाँ चलेंगी। बबूलिया मतलब रेत के जो बवंडर होते हैं, अर्थात वी शेप के जो गोलाकार बवंडर होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, बबूलिया कहते हैं। अब ये गोलाकार है तो ये क्या, इनकी उत्पत्ति कैसी है, संवहनीय। कैसे कि दिन के अंदर ये क्या है, जब हवा गर्म और ठंडी होती है तो ऊपर उठती है, फिर ठंडी नीचे हल्की होती है, गर्म हो जाती है, हल्की होकर नीचे उतरती है, इस प्रकार चलती है। तो क्या गोलाकार भंवरों की उत्पत्ति होती है, जिसको अपन को ध्यान में रखना है। इसी प्रकार आंधी है, तो आंधियों की भी उत्पत्ति इसलिए होती है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो दाब कम हो जाता है, अर्थात तापमान अधिक, टेम्परेचर अधिक तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। जब तापमान अधिक होगा तो दाब कम होगा, तो उस तापमान को जब अधिक हो जाता है उस तापमान को कम करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर जो निम्न वायुदाब होता है वहाँ पर तेज़ी से उच्च वायुदाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती हैं। तो क्या होता है, जहाँ मिट्टी होगी तो वहाँ आंधियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। तो जहाँ अगर अपन देखें आंधियाँ उत्पन्न होंगी
तो उस हिसाब से क्या होगा, रेत वगैरह की स्थिति ज़्यादा हो जाती है। अब राजस्थान के गंगानगर जिले में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला है और यहाँ जो आंधियों की यहाँ जो आंधियों की अवधि है वो कैसी है, 27 दिन। सर्वाधिक आंधियों की अवधियां वाला जो जिला है वो कौन सा है, गंगानगर है। 27 दिन यहाँ पे आंधी चलती है। अब देखें राजस्थान का बांसवाड़ा जो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, क्योंकि यहाँ पर रेत नहीं है तो यहाँ पर अगर आंधी भी आएंगी तो बहुत कम आएंगी क्योंकि मिट्टी का क्षेत्र नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है झालावाड़ जो न्यूनतम आंधी वाला क्षेत्र है। अब उसके बाद फिर अपन देखें तो एक तो क्या हो गया, बबूलिया हो गया, इसके अलावा आंधियाँ हो गई। अब सर्वाधिक जो कि कर्क रेखा पर सूर्य चमक रहा है तो इसलिए यहाँ पर बांसवाड़ा में जो स्थिति होगी वो क्या होगी, दिन की अवधि क्या होगी और दिनों की तुलना में ज़्यादा होगी। जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश बढ़ेंगे तो सूरज की किरणें तिरछी होती जाएंगी और फलस्वरूप जो तापमान है वो क्या है, जो डेंसिटी है तापमान की वो इधर कम होगी लेकिन इस एरिया में क्या होगी, ज़्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। अब देखें, अच्छा यहाँ अपन देखें कि आंधियों की संख्या भी ज़्यादा है तो आंधी की जो अपन देखें तो आंधी देखें, आंधी का जो वृद्धि है दिशा अपन देखेंगे कि आंधी की जो वृद्धि है वो कैसे होगी। देखिए उत्तर पश्चिम में आंधी की संख्या ज़्यादा होगी और दक्षिण पूर्व में आंधी की संख्या कम होगी। तो हम कह सकते हैं आंधियाँ की वृद्धि या मात्रा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर कमी आती है। अर्थात उत्तर पश्चिम में आंधियों की संख्या अधिक और दक्षिण पूर्व में आंधियों की संख्या क्या होगी, कम होगी। क्योंकि अपन देखें दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, रेत है नहीं, और उत्तर पश्चिम में क्या है, रेत ही रेत है, तो इसलिए आंधियों की संख्या यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उत्तर पश्चिम में आंधियों की संख्या अधिक और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में आंधियों की संख्या कम होती है। तो अपन यहाँ देखते हैं इसके हिसाब से। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलें आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अपन देखते हैं वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु की अगर अपन बात करें, अब देखें, लेकिन ग्रीष्म काल की अगर अपन बात करें तो ग्रीष्म काल के अंदर एक चीज़ है कि देखिए सर्वाधिक, राज्य का सर्वाधिक जो गर्म जिला है वो कौन सा है, चूरू है। क्यों है, क्योंकि देखिए चूरू के अंदर कई ऐसी स्थिति, चूनेदार चट्टानों की परत है काफ़ी और जिप्सम के भी है। तो क्या है, वो अपन तापमान को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, शोषित कर लेते हैं। फलस्वरूप सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, चूरू। अर्थात 6 वर्ष का सर्वाधिक उच्चतम और सर्वाधिक न्यूनतम जो तापमान है उसका अंतर वो वार्षिक तापांतर है और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको, चूरू जिले के अंदर मिलेगा। तो राज्य का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, एक तो ये चीज़ थी। दूसरी बात अपन ने एक चीज़ देखा कि राजस्थान के अंदर जो वनस्पति रहित वाला क्षेत्र है वो सम है जैसलमेर के अंदर। और अगर अपन देखें सर्वाधिक शुष्क जिला, ध्यान दीजिएगा मैं कह रहा हूँ शुष्क जिला है बीकानेर। ठीक है, राज्य का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है, बीकानेर। और राज्य का सर्वाधिक शुष्क स्थान तो वो है फलौदी। कौन सा है, फलौदी। और फलौदी आप जानते हो किसके अंदर है, जोधपुर के अंदर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अब देखें वर्षा ऋतु। राजस्थान की अगर अपन वर्षा ऋतु की बात करें, देखिए राजस्थान की अगर अपन वर्षा ऋतु की बात करें तो देखिए वर्षा जो है वो किससे होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून की अपन राजस्थान में बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं लिखता हूँ उत्तर पूर्वी मानसून और एक है मावट। ठीक है, मावट। अब यहाँ अपन देखें कि देखिए क्या है, क्यों कहते हैं अपन को दक्षिण पश्चिमी मानसून, कि जिस तरफ से हवा आ रही है उसी को उसकी दिशा कहते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं जा रही है वहाँ नहीं, जहाँ से आ रही है उसकी दिशा कहते हैं। तो हवाएं कहाँ आ रही हैं, दक्षिण पश्चिम से आ रही है और कहाँ जा रही है, उत्तर पूर्व जा रही है। अरावली के समांतर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अरावली का विस्तार भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ही अरावली का विस्तार है। इसीलिए अगर अपन देखें तो मेन जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसमें जो अगर अपन अरब सागर की मानसून और बंगाल की खाड़ी की मानसून की तुलना करें
तो ज़्यादातर जो वर्षा प्राप्त होगी हमें किससे प्राप्त होगी? अरब सागर के मानसून से, क्योंकि अरब सागर का जो मानसून है उसका आकार बड़ा है, जबकि बंगाली खाड़ी का मानसून का आकार छोटा है और ज़्यादातर भारत को कम और अपने देखें म्यांमार को, बांग्लादेश को, इस तरफ इनको ज़्यादा क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। किससे? बंगाल की खाड़ी से। भारत को कम मिलता है। भारत की जो शाखा है अरब सागरी शाखा, इससे ज़्यादा वर्षा है। अब यहाँ अपन देखें दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून, आता हुआ मानसून, इसको अपन ये कहते हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार में आता है, उसके बाद 1 जून को केरल में आता है। राजस्थान में जो मानसून की डेट है वो 17 जून दे रखी है, वो वैसे दे रखी है, लेकिन उसका कहीं भी व्यावहारिक रूप से कोई प्रमाण नहीं मिला, क्योंकि वर्षा तो अपन देखते हैं कब आती है, जुलाई के प्रथम वीक में आती है, प्रथम सप्ताह में आती है। तो राजस्थान के अंदर कभी इक्का दुक्का बार आया होगा, लेकिन उन्होंने ऑफिशियली डेट क्या दे रखी है? 17 जून दे रखी है, जबकि ये अपन देखते हैं कि ये ठीक नहीं है। उसके बाद फिर अपन देखें, लेकिन आपको करना 17 जून ही है, क्योंकि भैया डेट दे रखी है। व्यावहारिक रूप से अगर अपन देखें पिछले 10-15 सालों में तो 17 जून को कभी मानसून आया नहीं है, और फिर भी दे रखी है, तो यू शुड गो देयर। ठीक है, अब अपन देखें दक्षिण पश्चिमी मानसून, तो इसको आता हुआ मानसून, अरब सागरीय मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं, खरीफ की फसलों का मानसून कहते हैं। ठीक, क्योंकि इस बार इसके आने से खरीफ की फसल की बुआई चालू हो जाती है। अब यहाँ अगर अपन देखें अरावली के समांतर, इसलिए ये राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाता। ठीक है, ज़्यादातर इसका भाग निकल जाता है, लेकिन फिर भी इसका कुछ हिस्सा मिलता है, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती घाटी से जो मानसून होके गुजरेगा वो वाला एरिया भी इसको अट्रैक्ट करता है, तो वहाँ से भी थोड़ी सी आर्द्रता ग्रहण करता है। तो हम देखते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या करता है? मानसून के, ये कहते हैं वर्षा प्राप्त करता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? अरब सागरी शाखा से मानसून प्राप्त करता है। लेकिन राज्य में मानसून का प्रवेश जो द्वार है वो झालावाड़ जिले को माना गया है। तो यहाँ अपन देखें, अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, तो वर्षा की दिशा क्या हुई? तो उत्तर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। वर्षा की दिशा क्या हुई? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। लेकिन वर्षा की मात्रा जो बढ़ेगी वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ध्यान दीजिएगा, वर्षा की जो मात्रा बढ़ेगी वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, अर्थात उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो ये क्या है? वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। ध्यान रखना, वर्षा की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये अपन को ध्यान में यहाँ पे रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, तो ये बेसिकली, अब मानसून की अगर अपन बात करें तो ये तो हो गया दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और एक अगर अपन देखें कि बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आ रहा है वो क्या है? पूर्वैया, क्योंकि पूर्व की तरफ से हवाएं आ रही हैं मानसूनी, तो इसको अपन क्या कहते हैं? पूर्वैया हवाएं कहते हैं। अब यहाँ अपन देखें कि ये जो पूर्वैया हवाएं आ रही है ये अरावली के लंबवत है, तो अरावली के लंबवत होने के कारण अरावली इन हवाओं को रोकती है और अधिक वर्षा इस एरिया में कराती है, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में और पूर्वी मैदानी भागों में। लेकिन दोनों में देखें तो दक्षिण पूर्वी पठारी भागों में अधिकतम वर्षा होती है, लेकिन इस बंगाल की खाड़ी की शाखा के मानसून से उत्तर पश्चिम मरुस्थल को वर्षा अपन कहते हैं नहीं के बराबर। अब अपन वर्षा की तुलना कर लें तो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है, जिसके अपन कह सकते हैं प्रदेश है। और दूसरी अगर न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। तो यहाँ अपन देखिए, इसीलिए अगर अपन देखें शुष्क स्थान फलौदी, शुष्क जिला बीकानेर, वनस्पति रहित क्षेत्र सम, जो कहाँ है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। अब अपन देखें इसके अलावा, अब यहाँ पे देखें कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक औसत वर्षा की दिनों या अवधि वाला जिला झालावाड़। अगर अपन देखें सर्वाधिक औसत वर्षा की अवधि या दिनों की संख्या वाला स्थान तो माउंट आबू। तो सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू, क्योंकि ये स्थान की बात कर रहे हैं, जिले के संदर्भ में झालावाड़, स्थान के संदर्भ में माउंट आबू की बात कर रहे हैं। तो ये अपन देखें कि राज्य का मानसून का प्रवेश द्वार झालावाड़, सर्वाधिक औसत वर्षा की दिनों की अवधि वाला जिला झालावाड़, 40 दिन यहाँ पे वर्षा होती है। राजस्थान में ओवरऑल जो वर्षा है वो कितने हैं? 29 दिन। वर्षा के औसत दिन कितने राजस्थान में? 29 दिन वर्षा होती है। और झालावाड़ की बात करें तो इसमें औसत सर्वाधिक, और भी कंपेरेटिव तुलना करें तो झालावाड़ में कितने? 40 दिन जो वर्षा की होती है अवधि है औसत वर्षा की। और यहाँ अगर अपन देखें तो स्थान जो है वो माउंट आबू है, सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान माउंट आबू। माउंट आबू को अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई राजस्थान का अगर अपन बात करें तो देखिए
माउंट आबू, माउंट आबू के अंदर अपन देखें कि चेरापूंजी जो स्थान, चेरापूंजी तो क्या है, राजस्थान भारत का वह स्थान है, पहले मसीन से पहले सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान था वो था चेरापूंजी का पठार। अब चेरापूंजी के पठार पर क्या है, मसीन स्थित है। और मसीन के यहाँ पर देखें तो राजस्थान का जो इंडिया का अगर अपन देखें कि सॉरी राजस्थान का देखिए, राजस्थान का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो स्थान है वो है माउंट आबू, और इसीलिए माउंट आबू को राजस्थान का क्या कह सकते हैं, मसीन भी कह सकते हैं, क्योंकि सर्वाधिक आर्द्र है। भारत का सर्वाधिक आर्द्र स्थान मसीन और राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू, ये अपन देखें और इसी हिसाब से ध्यान में रखना है आपको। इसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं। इसके अंदर जलवायु एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कहीं से भी क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो वर्षा ऋतु ये वाला स्थिति हो गई। अब बंगाल की खाड़ी की बात कर रहे थे, तो बंगाल की खाड़ी से जो पूरब से मानसून आ रहा है वो इन हवाओं को रोक लेता है। अरावली क्या करती है, इन हवाओं को रोक लेती है, और इसलिए दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में और पूर्वी मैदानी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, इस क्षेत्र में कम वर्षा होती है। कई बार मानसून से पहले की भी वर्षा आ जाती है, जिसको अपन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, आगे चर्चा करेंगे। तो ये बेसिकली आपको ये स्थिति पता लगी। और राजस्थान के बंगाली खाड़ी से मानसून से अधिक वर्षा होती है, ना कि अरब सागर से। अगर दोनों से पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है, बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर से, तो आंसर क्या होगा अपना, बंगाल की खाड़ी वाले शाखा से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब नेक्स्ट देखते हैं शीत ऋतु। अब देखें शीत ऋतु, शीत ऋतु की अगर अपन बात करें तो शीत ऋतु के संदर्भ में देखें, देखिए शीत ऋतु थी आपकी अक्टूबर से दिसंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक। अब अक्टूबर से इसमें देखिए शीत ऋतु थी दिसंबर से फरवरी। इसमें यह है एक मानसून प्रत्यावर्तन का काल। यह है अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर। देखिए वैसे तो पूरे पश्चिमी भारत से, उत्तर पश्चिम भारत से सबसे पहले मानसून विदा हो जाता है, चला जाता है, पर सिस्टमेटिकली जाता है। अब अक्टूबर से दिसंबर में देखें तो राजस्थान से अक्टूबर से दिसंबर में मानसून की जाने की अवधि है। पंजाब से होता हुआ फिर राजस्थान हरियाणा से होता हुआ फिर ये निकल जाता है, गुजरात से होता हुआ फिर ये चला जाता है। अब यहाँ अपन देखें तो ये तो मानसून प्रत्यावर्तन काल है। अब फिर अपन देखें जो एक्सक्लूसिव जो विंटर है उसको अपन क्या कहते हैं, विंटर को हम कहते हैं कि ये जो शीत ऋतु है वो दिसंबर से फरवरी तक ही है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ठंडा जो महीना है वो है जनवरी। जनवरी में ही सबसे ज़्यादा अगर मावट होती है, जनवरी में ही सबसे न्यूनतम तापमान मिलता है। और न्यूनतम तापमान देखें, स्थान है माउंट आबू और न्यूनतम जो तापमान है वो है चूरू जिले के अंतर्गत। ठीक है, स्थान है माउंट आबू और न्यूनतम जो जिला है, तापमान का जिला है वो क्या है, अपने चूरू जिला है। आगे बात करते हैं अपन। अब यहां अगर अपन देखिए एक शीत ऋतु की विशेषता है मावट। मावट कह दूं, पश्चिमी विक्षोभ कह दूं, रबी मावट, पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य सागरीय चक्रवात या गोल्डन ड्रॉप्स। ठीक है, सुनहरी बूंदों वाली बौछार, सुनहरी बूंदों वाली बौछार। तो राजस्थान के संदर्भ में देखें, ये क्या है, भूमध्य सागर से चलने वाले चक्रवात हैं जो क्या है, पश्चिम से आते हैं, इसलिए इनको पश्चिम से कहते हैं, क्योंकि भूमध्य सागर इधर स्थित है तो पश्चिम से आ रही हवाएं, इसलिए इनको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो ये हो गया गोल्डन ड्रॉप्स, क्योंकि रबी की फसल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गेहूं की फसल कैसी होती है, सोने जैसी होती है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, सुनहरी बूंदों वाली बौछार या गोल्डन ड्रॉप्स। भूमध्य सागर से आते थे, भूमध्य सागरीय चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ क्योंकि पश्चिम से आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ से हवा आ रही है वो उसकी दिशा है, ना कि जा रही है। तो पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय नाम इसका क्या है, मावट है।
ठीक है। अब ये जब वर्षा आती है शीतकाल में, तो रबी की फसल के लिए 5 से 10 सेंटीमीटर की वर्षा करती है राजस्थान के जो मैदानी भाग है, और क्योंकि इस एरिया में आर्द्रता कम होती है तो इस एरिया में आर्द्रता ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। और इसलिए गेहूं की फसल के लिए है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी तक ये मावट की वर्षा होती है, इसलिए उसको अपन कहते हैं। और ग्रीष्मकालीन मानसून आने से पहले जो भी राजस्थान में वर्षा होती है उसको किससे होती है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ही होती है, पश्चिमी विक्षोभ से ही वर्षा होती है। तो ये ध्यान में रखना है अपन को। अब यहाँ अपन देखें, देखिए 22 दिसंबर को हम कहते हैं मकर संक्रांति या विंटर सॉलिस्टिक्स, या मकर संक्रांति, या इसको अपन कह सकते हैं शीत अयनांत। ये भी आपको किताबों में मिलता है, मकर संक्रांति, शीत अयनांत या विंटर सॉलिस्टिक। इस समय सूर्य जो कहाँ पर होगा? मकर रेखा पर लंबवत होगा। चूंकि मकर रेखा पर अपन देखते हैं तो मकर रेखा वाला दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा आ गया, तो दक्षिणी गोलार्ध में इस समय दिन की अवधि ज़्यादा और रात्रि की अवधि कम, ठीक है, सॉरी, हाँ, मकर गोलार्ध में क्या है? दिन की अवधि ज़्यादा और रात्रि की अवधि कम। तो ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में। चूंकि राजस्थान और भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है, तो हम कह सकते हैं हमारे यहाँ पे जब सूरज मकर रेखा पर चमकेगा तो हमारे यहाँ पे राजस्थान और संपूर्ण भारत में क्या होगी? दिन की अवधि कम होगी और रात्रि की अवधि अधिक होगी। ध्यान दीजिएगा, जब सूरज मकर रेखा पर अर्थात 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकेगा उसको हम कहते हैं मकर संक्रांति, शीत अयनांत या विंटर सॉलिस्टिक। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दिन की अवधि अधिक, रात्रि की अवधि कम। लेकिन हम राजस्थान और भारत के लोग क्या करें? उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे दिन की अवधि कम होगी और रात्रि की अवधि अधिक होगी। और जनवरी में ही मावट होती है, जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है इसीलिए। और 7 जगह सर्वाधिक ठंडा जिला वो कौन सा है? चूरू जिला है, ठीक है। राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू। क्लियर? तो ये अपन को ध्यान में रखना है। तो इसकी शीत ऋतु की बात हो गई। अब शीत ऋतु के अंतर्गत जो तूफान आते हैं उसको अपन कहते हैं वज्र तूफान या चक्रवात तूफान कहते हैं। वो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में ज़्यादा आते हैं। तो राजस्थान का सर्वाधिक वज्र तूफान से प्रभावित जिला वो है झालावाड़। मैं लिखा हुआ है सर्वाधिक वज्र तूफान वाला जिला, तो कौन सा है? झालावाड़। अब जो आंधियों की दिशा है उसके विपरीत दिशा किसकी है? वज्र तूफान की। तो सर्वाधिक वज्र तूफान वाला जिला तो वो अपन देखेंगे झालावाड़, और न्यूनतम वज्र तूफान वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। तो वज्र तूफान की जो दिशा है वो कौन सी है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर और पश्चिम। ध्यान दीजिएगा, वज्र तूफान की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम। तो वज्र तूफान की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। लेकिन हमने आंधियों की दिशा क्या बताई थी? हमने आंधियों की दिशा बताई थी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। अर्थात अपन जो आंधियों की मात्रा की बात कर रहे हैं, आंधियों की मात्रा की बात कर रहे हैं या आंधियों की तीव्रता की बात कर रहे हैं, तो उत्तर पश्चिम में तो ज़्यादा तीव्र आंधियाँ आएंगी और क्या होगी? उनकी संख्या भी ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे दक्षिण और दक्षिण पूर्व की तरफ जाएंगे आंधियों की संख्या में क्या आएगी? कमी आएगी। लेकिन वज्र तूफान की बात कर रहे हैं तो वज्र तूफान दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में अधिक और उत्तर पश्चिमी वाले भाग में कम आएगी। क्या? वज्र तूफान। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देके पूछते हैं तो इंसान को टफ लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी फैक्ट आप रट लोगे, सब बुक से मिलता है, लेकिन कंसेप्ट रटने में हमें दिक्कत आती है, तो वो समझना जरूरी है। इसीलिए कोचिंग संस्थाएं वगैरह बनी होती है, वरना फैक्ट तो किताबों में खूब भरे होते हैं एक तरीके से, गाइडों में। तो ये अपन देखते हैं कि ये मावट वाली स्थिति है राजस्थान के संदर्भ में, तो ये अपन को ध्यान में रखनी है। एक आता है दोगुड़ा वर्ड, दोगुड़ा या दोगुड़ी। ये मानसून पूर्व की वर्षा है राजस्थान में। मानसून पूर्व की वर्षा कौन सी है? उसको दोगुड़ा या दोगुड़ी कहते हैं राजस्थान की स्थानीय भाषाओं में। तो आज अपन ने पढ़ा है राजस्थान की जलवायु, और राजस्थान की जलवायु संबंधी महत्वपूर्ण जो खास टॉपिक हैं वो अपन ने देखे हैं। कल अपन इसके करेंगे जलवायु प्रदेश और कुछ एक दो चीज़ें जो इसके अंदर थोड़ी रह गई हैं, तो उसको अपन उसके जलवायु प्रदेशों में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारा साथ देते रहें। नमस्कार।